यूएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले पॉइंट में घन एकक सेल के तीनों प्रकार के बारे में, उनमें उपस्थित जालक बिंदुओं के बारे में, उनमें भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के बारे में अध्ययन किया था। इस भाग में हम घन एकक सेल की कोर ए तथा घन एकक सेल में भाग लेने वाले परमाणु की त्रिज्या r में संबंध स्थापित करेंगे, जिन पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी परीक्षाओं में आपके पूछ जाते हैं। इनके सूत्र भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए। अब उन सूत्रों को हम संबंधों द्वारा याद करेंगे, जिनमें हम सबसे पहला अध्ययन करेंगे वो करेंगे सरल घन एकक सेल के बारे में। सरल घन एकक सेल हम जानते हैं, सरल घन एकक सेल वह होता है जिसकी जालक बिंदुएं घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों। अब हम यह भी पढ़ चुके हैं कि जालक बिंदु होते हैं वो घटक कण, जैसे कि कोई अगर मान लो परमाणु है वह घटक कण, तो उसके केंद्र को प्रकट करते हैं। अब अगर इस प्रकार, अगर एक चीज और देख लेते हैं पहले, हम घन के कोर की अगर बात करें, उसने बताया था कि इनकी सीमाएं 3 होती हैं, ए बी और सी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। परंतु हम जानते हैं घन की तीनों सीमाएं बराबर होती हैं। इनके लिए हमने परिभाषा ही पढ़ी थी, a बराबर b बराबर c। तो इसका मतलब हम a की जगह पर b, b की जगह पर c, या b और c दोनों की जगह पर a लिख सकते हैं। यानी घन की चाहे लंबाई की बात की जाए, चाहे चौड़ाई की बात की जाए, चाहे ऊंचाई की बात की जाए, हम केवल विमा के रूप में a का प्रयोग करेंगे। अब बेटा इसके प्रत्येक कोर पर, प्रत्येक शीर्ष पर जो परमाणु होगा उसकी त्रिज्या को हम r से प्रकट करेंगे। अब अगर देखा जाए तो सरल घन एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे, लेकिन उन हम जानते हैं प्रत्येक परमाणु का केवल 1/8 भाग उस घन का होता है, तो कुल 8 कोने में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 1। अब अगर इसके किसी एक फलक को उठाकर देखें तो मान लो इसके सामने वाले फलक को ले लिया, तो सामने वाले फलक पर आप देखेंगे तो जालक बिंदु इस प्रकार से दिखाई देंगे और परमाणु कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी इसकी कोर है, ये भी इसकी कोर है, इसे भी a से प्रकट करेंगे। ये इसकी कोर है, इसे a से प्रकट करेंगे। ये भी इसकी कोर है, सब बराबर है और सभी को हम a से प्रकट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस जालक बिंदु से लेकर के इस जालक बिंदु तक की दूरी ये कहलाएगी a। अब अगर देखी जाए तो इस a में परमाणु की त्रिज्या तो आप जानते होंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसमें कितनी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या ये हो गई r, तो यहाँ से यहाँ तक, परिधि से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई r। यानी इसका मतलब ये हो गया बेटा कि किसी भी सरल घन एकक सेल की कोर पर 2 त्रिज्याएं होती हैं। अब अगर किसी सपोज दैट हमने इसकी ये वाली कोर ले ली, तो इस कोर पर 2 परमाणु तो ऐसे होंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए इस कोर पर त्रिज्याओं की संख्या, तो एक त्रिज्या इस परमाणु की और एक त्रिज्या इस परमाणु की। यानी इसका मतलब ये कि इस सरल घन एकक सेल के लिए a बराबर हो जाएगा r प्लस r। यानी इसका मतलब a बराबर 2r। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये संबंध निकल कर आया कि सरल घन एकक सेल की जो कोर होती है वह उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होती है। इसे हम एक रूप में और लिख सकते हैं, क्या करके 2 का प्रतिस्थापित करके हो जाएगा r बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, r बराबर 1/2। यानी इस प्रकार एक संबंध हम और पा गए कि किसी भी सरल घन एकक सेल के घटक परमाणु की त्रिज्या उस सरल घन एकक सेल की कोर की लंबाई 1 ही आधी होती है। तो इस प्रकार से हमने सरल घन एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं की त्रिज्या r के मध्य संबंध ज्ञात कर लिया। आइए अब हम देखते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल के बारे में। हम इसके a और r का संबंध स्थापित करेंगे। देखते हैं, फलक केंद्रित घन एकक सेल वह होता है जिसकी जालक बिंदुएं घन एकक सेल के 8 कोनों पर और प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदुएं उपस्थित होती हैं। प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदुएं उपस्थित होती हैं। अब अगर हम देखें किसी इसके एक फलक को उठा करके अगर उसे हम देखें तो हम यह पाएंगे कि भाई एक जालक बिंदु यहाँ, एक जालक बिंदु यहाँ, एक जालक बिंदु यहाँ, एक जालक बिंदु।
और इस पूरे फलक के सेंटर में एक जालक बिंदु। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए फलक केंद्रित घनीभूत सेल के संदर्भ में लिया जाए तो आप यह पाएंगे कि इसमें जो परमाणु हैं इस फलक के मतलब फेज डायगोनल की बात मैं कर रहा हूं, इस फेज डायगोनल पर जो परमाणु हैं उनकी कितनी त्रिज्या है, वो आ रही है आर 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 और ये आर। इस कोने वाले परमाणु की एक त्रिज्या, बीच वाले परमाणु की जो फेज के केंद्र में उसकी दोनों त्रिज्या है और इस परमाणु की एक त्रिज्या है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि फेज डायगोनल पर अगर हम देखें तो कितनी त्रिज्या है, 4 मतलब 4 टाइम आर है। एंड इसका मतलब हम यह आंसर लिख सकते हैं तो आपका फेज डायगोनल होगा उसे लिख सकते हैं आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। यानी इसका मतलब फेज डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा 4r। अच्छा, अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज की ट्रायंगल की बात करें तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में जो फेज डायगोनल है एक कर्ण है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लंब और आधार काम कर रही है। अब ये वाली भुजा होगी कितनी, a, और ये वाली भुजा भी कितनी है, a, और फेज डायगोनल बराबर किसके है, 4r के। अच्छा, तो हम जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय है वह कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें देखा जाएगा तो कर्ण यानी फेज डायगोनल जो हमारा है वो कितना है, वो 4r, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू लंब कितना है, a है, इसका स्क्वायर कर देंगे और आधार कितना है, ये भी है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी इस प्रकार टोटल हम लिख सकते हैं इसे 4 + 16 और r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब ये 2 से ये 16 कट गया, हो गया 8 × 16। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 8r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब अगर 8 का पक्षांतर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 8। अब अगर हम r की वैल्यू निकालनी चाहें तो r बराबर हो जाएगा √a स्क्वायर बटा 8। और साफ करने पर हम ये पाएंगे कि r बराबर अब देखिएगा a स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा हो जाएगा a और बटे 8 का जो वर्गमूल आएगा हो जाएगा 2√2। यानी इस प्रकार से हमने संबंध पा लिया कि r बराबर a बटा 2√2। इसी प्रकार से अगर हम a की वैल्यू निकालनी चाहें तो a की वैल्यू हम पाएंगे a बराबर 2√2r। तो इस प्रकार से हमने r और a में संबंध स्थापित कर लिया फलक केंद्रित घन सेल के लिए। यह संबंध है r = a/2√2 अथवा a = 2√2r। आइए अब हम देखते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल के लिए a और r का संबंध। हम जानते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल वह होता है जिसकी जालक बिंदुएं प्रत्येक 8 कोणों पर हो। इसके अतिरिक्त एक जालक बिंदु इसके सेंटर में। अब यहाँ थोड़ा क्योंकि ये 3D में है तो इसे समझने के लिए थोड़ा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, चीजें आपके समझ में आएंगी। अब बेटा ये सोचो कि ऐसा कोई परमाणु जो इसके बिल्कुल सेंटर में है, अगर उस परमाणु को किसी एक सीधी रेखा पर लेना है तो क्या उस परमाणु का केंद्र इस कोण पर आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि इस बॉडी के सेंटर में है। क्या उस परमाणु का केंद्र इस फलक के डायगोनल पर आ सकता है, फेज डायगोनल पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, वो सेंटर में आएगा। तो आखिर वो कैसी सीधी रेखा ले कि जिस पर उसका केंद्र आ जाए जो सेंटर में एटम है? तो उसके लिए हमको इस पूरे घन का बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा। अब बॉडी डायगोनल क्या होती है? अब अगर हमने ये वाला शीर्ष पकड़ लिया, ध्यान दीजिए, अगर हमने ये वाला शीर्ष पकड़ लिया तो इसके बिल्कुल सामने का ये वाला शीर्ष, अब ये दो शीर्ष जहां से मैंने पकड़ रखा है, आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अगर इन दोनों शीर्षों को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बनता है बॉडी डायगोनल। इसी प्रकार से इधर से अगर मिला दिया जाए या इधर से मिला दिया जाए तो इस प्रकार से बॉडी डायगोनल का निर्माण होता है। यानी इसका मतलब कि सेंटर वाला एटम हमारा जो होगा
उसका अगर हम सेंटर लेना चाहें तो हमेशा वो बॉडी डायगोनल पर मिलेगा, ना तो अब फेस डायगोनल पर मिलेगा और ना ही इसके कोर पर मिलेगा। अब बॉडी डायगोनल एक तरह से और समझते हैं, हम जिस कमरे में बैठे हैं मान लीजिए वो घनाकार हो, तो इसका बॉडी डायगोनल क्या होगा, इस कोने से उस नीचे वाले कोने को अगर मिला दिया जाए, इस ऊपर वाले कोने को उस नीचे वाले कोने से अगर मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से जो डायगोनल हमें प्राप्त होगा वह कहलाएगा बॉडी डायगोनल। अब जो इसका बॉडी डायगोनल होगा बेटा, उसके अगर हम ध्यान दें तो ये इसलिए ले लेते हैं बॉडी डायगोनल। अब इस बॉडी डायगोनल में अगर परमाणु की बात करें तो एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु कार्य के केंद्र में होगा, एक परमाणु यहाँ पर होगा। यानी अगर बॉडी डायगोनल हमने इस प्रकार लिया है तो एक परमाणु यहाँ पर होगा और एक परमाणु इसके बीच में आएगा और एक परमाणु यहाँ पर आएगा। यानी इस प्रकार अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल में कितनी दी जाएगी, 1 2 3 और 4। यानी इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं बॉडी डायगोनल इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी इक्वल टू कितना, 4R। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, अब अगर इस बॉडी डायगोनल को लेकर के एक हम समकोण त्रिभुज बनाएं ऐसे, तो आप पाएंगे कि इस बॉडी डायगोनल को लेकर जो समकोण त्रिभुज बनेगा, उस समकोण त्रिभुज में इस बॉडी डायगोनल होगी कर्ण का काम करेगी, एक कोर इसकी लंब का काम करेगी, और ये यहाँ से यहाँ तक मिला है, इसमें फेस डायगोनल थोड़ा होच पोच हो जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कंप्यूटराइज फिगर भी आपको दिखाई जाए साइड में। ध्यान दें, ध्यान सुनेंगे, अगर इसका एक ट्रायंगल बनाया जाए, समकोण त्रिभुज बनाया जाए, तो उसमें एक बॉडी डायगोनल इसका कर्ण होगा, ये जो एक कोर है या इसका लंब होगा, और एक फेस डायगोनल यहाँ से यहाँ तक होगा, वह इसका आधार होगा, वह इसका आधार होगा। अच्छा, हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा ही था कि जो फेस डायगोनल होता बराबर होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। फेस डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हम डेरिवेशन करेंगे। या वैसे भी गणित में आपने पढ़ रखा होगा, किसी घन के लिए, किसी घन के विकर्ण, किसी घन के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा का वर्ग यानी कोर का वर्ग प्लस कोर का वर्ग प्लस कोर का वर्ग। यानी इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू, आप लिखिए चाहे फेस डायगोनल का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चाहे आप फिगर की सहायता से समझ लीजिए या सीधे फार्मूला याद कर लीजिए। फेस डायगोनल का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और बॉडी डायगोनल के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमने जाना कि बॉडी डायगोनल जो है बेटा वो बराबर किसके, 4r के, या लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब अगर बेटा इधर से स्क्वायर हटा के इधर लाए तो हो जाएगा 4r इक्वल टू √3a स्क्वायर। अगर और सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 4r इक्वल टू, भाई 3 का वर्गमूल कितना होगा √3 और a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a, और अगर पक्षांतर करें इसका तो हो जाएगा r बराबर √3/4, 4 का गुणा हुआ 4 का भाग हो गया a। ये पहला संबंध आ गया। इसको हम कुछ इस प्रकार से पक्षांतर करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4 का भाग हुआ था, 4 का हो गया गुणा 4r अपॉन √3 का गुणा हुआ था, √3 का हो गया भाग √3, यानी a इक्वल टू 4 अपॉन √3r। तो इस प्रकार से हमने कार्य केंद्रित घन एकक सेल के लिए भी r और a में संबंध स्थापित कर लिया। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।